तो ये 10वीं विज्ञान का है और ये पहला चैप्टर का अभ्यास का प्रश्न है और ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता रहता है। 4 नंबर में आता है, बड़े प्रश्नों में आता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो पहले तो ये समझो कि ये शब्द में दिया है, शब्द को संकेत प्रतीक में हमको लिखना है और इसके बाद उसको संतुलित करना है। तो हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो पहली अभिक्रिया को हम देखते हैं कैसे लिखना होगा। तो यहीं पर मैं बता देता हूँ, ये समझना इसका आंसर क्या होगा। नाइट्रोजन को हम क्या लिखते हैं, N2। ध्यान से आपको समझते जाना है, केवल रासायनिक अभिक्रिया आपको बताना है। और हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, H2। ये नाइट्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। संयोग करते हैं माने अभिक्रिया करते हैं, तो अमोनिया बनाता है। अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3 होता है। तो इस तरह से अभिक्रिया हो गई, लेकिन इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने का मतलब ये है कि जो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या है उतने ही उत्पाद में परमाणु की संख्या होनी चाहिए। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये N2 है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, संख्या मिलाइए 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है नाइट्रोजन की संख्या, तो हम ये 2 लगा दिए। तो नाइट्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन इस 2 के चक्कर में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 3 6। ये 2 और 3 का गुणा हो जाता है, तो इस तरह से 6 परमाणु हो गए हाइड्रोजन के। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इसको 6 करने के लिए हम यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो ये 3 दूनी 6 हो गया। इस तरह से ये जो रासायनिक समीकरण बन गया, ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं किस तरह से इसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र होता है ये देख लीजिए, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसी के अनुसार अब हम काम करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला तो देख लिए थे, ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से अभिक्रिया का होता है, तो ये अमोनिया बन गया और इसको संतुलित कर दिए। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र देखो, ये क्या होता है, H2S दिख रहा होगा। अब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, इसलिए O2 हो गया। अब ये बनाता क्या है, ये H2O बनाता है, जल बनाता है, तो जल के लिए H2 लिख दिए, और साथ में बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये H2 लिख दिए। अब इसको हम संतुलित करेंगे। संतुलित करने का मतलब अभिकारकों में जो परमाणुओं की संख्या है वो उत्पाद में भी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के सामने यदि हम ये 2 लगा दिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 4। यहाँ भी 2 लगा है, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। फिर इस 2 का मतलब है हाइड्रोजन सल्फर कितने हो गए, 2। तो ये 2 लगा दिए हैं, तो सल्फर भी कितने हो गए, 2। इसके बाद यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन ये 2 हो गया, 2 सामने है मतलब इसका भी है, और ये 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, कुल जो है उत्पाद में 6 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यदि इसके सामने 3 लगा देंगे तो ये 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। बाहर की संख्या के इसके साथ गुणा हो जाता है। इस तरह से ये संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा वाला भी हम देखते हैं। तीसरा क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको सूत्र आना चाहिए कि एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता क्या है। तो इनको थोड़ा याद करना पड़ेगा। याद करने का तरीका ये है कि आप एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद इसको 1-2 बार लिखो, और लिखने के बाद फिर इसको बिना देखे लिखो। फिर दिमाग में सोचो कि हाँ ये रिएक्शन कैसा था। तो जो कठिन सवाल हों उनको बार बार पढ़ना चाहिए, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है। छोड़ के भागने से काम नहीं होगा, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको ये समझना ही पड़ेगा। इसलिए समझने के लिए आप देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये सूत्र होता है Al2SO4 थ्राइस। इस तरह से एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र है। नाम तो आप जान लेंगे, लेकिन आपको सूत्र ही नहीं बनेगा तो आगे ना बढ़ पाएंगे।
अब एल्युमिनियम सल्फेट के बाद ये जो है किससे अभिक्रिया करता है, बेरियम क्लोराइड से। तो बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है ये होता है BaCl2। अब ये रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है आगे देख लेते हैं। ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है तो AlCl3 हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। साथ में क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है तो ये बेरियम सल्फेट का अवक्षेप हो गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। आप इसका उदाहरण द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयनों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या बना, अवक्षेप। तो इस क्रिया को अवक्षेपण क्रिया भी कहते हैं। अवक्षेप का मतलब जो अघुलनशील अविलेय पदार्थ बन जाता है जल में, वही क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। अब इसी तरह से संतुलित करना है कि इधर जो परमाणुओं की संख्या है और जो उत्पादों में परमाणुओं की संख्या दोनों की बराबर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम कितने हैं, यहाँ पर 2, तो ये हम 2 लिख दिए तो ये हो गया 2 एल्युमिनियम। इसके बाद यहाँ पर सल्फेट देखना है तो ये 3, ये सल्फेट 3 है, ये बाहर 3 लिखा है माने यस का 3 है। यहाँ पर देखते हैं ये सल्फेट तो अकेला है तो यहाँ 3 लगा देंगे तो ये सल्फेट भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये ऑक्सीजन कितना है, तो ये 3 है ना, 3 और 4 का गुणा हो जाएगा तो 12 ऑक्सीजन है। यहाँ भी देखिए 3 और 4 का गुणा हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, थोड़ा नीचे लिख देंगे, 3 चौको 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे। यहाँ बेरियम कितना है, यहाँ बेरियम 3 है, यहाँ भी बेरियम 3 हो गया। क्लोराइड देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ भी 2 तिहाई 6। इस तरह से ये पूरा जो समीकरण है संतुलित होता है। तो संतुलित करके आपको खुद देखना है, एक बार बिना देखे करना है इसको। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले पोटेशियम धातु की बात करते हैं। तो पोटेशियम धातु को किससे लिखते हैं, K से, तो ये K हो गया। इसके बाद ये किससे क्रिया करता है, जल से, तो जल का सूत्र हो गया H2। क्रिया करके क्या बनाता है, तो यहाँ पर देखिए ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है KOH, और प्लस यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या हो गया, H2 हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए हम 2 लिख दिए हैं तो ये 2K हो गया है, यहाँ भी 2K बना दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर O है तो 2O2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 लिख दिए हैं तो ये भी O2 की संख्या बराबर हो गई। फिर 2 लिख दिए तो H2, इधर है 2H और यहाँ भी 2H है, कितने हो गए, 4। तो यहाँ 2 लिखने से 2 दूनी 4। इस तरह से ये सारा संतुलित हो जाएगा। तो इस तरह से इस समीकरण को संतुलित करना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बड़े प्रश्न में ये पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। एक बार लिख करके देखें, दोबारा लिख करके देखें और मन में याद करके देखें, बीच बीच में इसको देखते रहें तो याद हो जाएगा। अब देखिए 10वीं विज्ञान है, चैप्टर 1 ही है, अभ्यास प्रश्न हम देख रहे हैं और ये प्रश्न अभी 5 किए हैं। ये हो गया प्रश्न 6। कुछ उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन इसमें करना क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब ये समीकरण आपको एग्ज़ाम में दिए रहेंगे, लेकिन ये संतुलित नहीं है। कैसे संतुलित नहीं है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन गिने तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो 3 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इनकी संख्या को हमको बराबर करना है। यहाँ पर ये मैं संतुलित समीकरण लिखा हूँ, इसके सामने आप 2 लगा दीजिए और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ भी 2 लगा है। अब 2 लगाने के बाद इनकी संख्या को मिलाना है। जैसे देख लीजिए यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और कहीं भर हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, इधर 4। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये हाइड्रोजन 2 है और 2 दूनी 4, हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई। इसके बाद देख लीजिए यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और तो इधर नहीं है। यहाँ भी नाइट्रोजन देख लीजिए, ये नाइट्रोजन 2 है, जो बाहर लिखा है वो उसका भी कहलाया। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन 3 है और इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, ये 2 हैं, तो 2, 3, 5 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ मिला लेते हैं 2 और ये 2 तिहाई 6 हो गए ना, ये 3 का गुणा होगा इससे, तो 2 तिहाई 6, 6 1 7 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देख लेते हैं तो ये 2 तिहाई 6 और 1 ऑक्सीजन,
2 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 6 2 8 हो गया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, ये देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, तो कुल मिला के 8 ऑक्सीजन आपको मिल गए। अब इसी तरह से हम नाइट्रोजन मिला लिया, ऑक्सीजन मिला लिया, हाइड्रोजन मिला लिया। अब कैल्शियम देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है। इस तरह से एक एक जो है परमाणुओं को मिलाना है। मिलाने के बाद हिट एंड ट्रिक ट्रायल मेथड अपनाना है कि कैसे ये बराबर हो जाए। इसका विशेष रूल नहीं है, प्रैक्टिस ही रूल है। आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी आसानी से बनेगा। अब इसके बाद इसका हम दूसरा वाला भाग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सोडियम सल्फेट है, H2O है, जल है। अब इसको संतुलित करना है। केवल संतुलित करने भर में 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है, बड़ा प्रश्न ये भी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये सोडियम में यहाँ पर हमने 2 लगा दिया है और देख लीजिए यहाँ 2 लगा दिया है। अब मिलाते हैं, सोडियम कितना है यहाँ पर, ये 2 हो गया सोडियम, और कहीं है नहीं है। इधर देखिए NO2 है, ये भी सोडियम, 2 की संख्या हो गई। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन गिन लेते हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 2 6 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन 4 है और ये 2 इसका भी कहलाएगा, तो 4 2 6 ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ये 2 दूनी 4 है। यहाँ हाइड्रोजन देख लेते हैं, 2 दूनी 4 है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर पूरी संख्या में है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या, सल्फ़ेट, तो सल्फ़र 1 है, यहाँ भी सल्फ़र 1 है। इस तरह से अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसके बाद अगला वाला देखिए, यहाँ NaCl सोडियम क्लोराइड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इस तरह के ये बने हुए हैं समीकरण। अब इस समीकरण में हम संख्या मिलाएं और मिलाने के बाद इसको संतुलित करेंगे। तो कैसा संतुलित होगा देख लीजिए, NaCl ये वैसे लिखा है, AgNO3 ऐसे लिखा है, यहाँ पर AgCl बना है, ये भी वही है, ये भी। मतलब इसको संतुलित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, संख्या बराबर है। मिला लेते हैं, यहीं पर ये सोडियम कितना है, 1, यहाँ भी सोडियम कितना है, 1, फिर यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1, यहाँ भी क्लोरीन कितना है, 1, यहाँ पर सिल्वर कितना है, 1, यहाँ भी सिल्वर कितना है, 1, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 3 है। मतलब इसको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही संतुलित समीकरण है, केवल आपको उतार देना है उत्तर में। अब हम चौथे वाले प्रश्न में हैं, ये है BaCl2 H2SO4 BaSO4 और HCl, ये बनता है, बेरियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, बेरियम सल्फेट है, HCl है। अब यहाँ पर हम इसको संतुलित करने का कोशिश करेंगे, तो सिर्फ यहाँ पर ये 2HCl लगा है, बाकी सारी चीज़ें एक ही जैसे हैं। तो अब मिला लेते हैं, इसमें बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, क्लोरीन इसमें कितने हैं, 2, तो देख लीजिए 2 लिख गया, माने ये क्लोरीन इसके कितने हो गए, 2। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर ये 2 लिखने पर ये हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2। इसके बाद यहाँ पर सल्फ़र देखना है, सल्फ़र कितना है, 1, तो यहाँ भी 1 है। फिर ऑक्सीजन कितना है, 4, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। इस तरह से सिर्फ 2 लगाने पर ये संतुलित हो जाएगा। तो आपको खुद से सोचना है, अक्सर यही प्रश्न आते हैं कि इसमें क्या लगेगा। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारा कुछ आपसे बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये 10वीं विज्ञान है और 10वीं विज्ञान का पहला चैप्टर है और इसमें अभ्यास का प्रश्न है 7 और ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं, इसलिए ध्यान से देखना है। प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और ऐसे प्रश्नों को बार बार पढ़ना पड़ता है, तब इनकी तैयारी अच्छे से होती है। अब देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र देखिए, CaOH टेकन ट्वाइस होता है। सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे। फिर प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिए। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या लिख दिया है, CO2। ये अवस्था लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिखी तो ज़रूरी नहीं है। जैसे जली विलयन है और ये गैस अवस्था में है, या आप लिखें या ना लिखें ज़रूरी नहीं, पर सूत्र लिखना है।
तो क्या बनता है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये हो गया CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। फिर साथ में क्या बनता है, जल बनता है, तो ये हो गया H2O। अब ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ कैल्शियम कितना है, 1, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 और 2 4, तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 और 1 कितना हो गया, 4। इसके बाद यहाँ पर कार्बन देख लेते हैं, कार्बन कितना है, 1, तो यहाँ पर भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन यहाँ भी कितने हैं, 2। इस तरह से ये पहले से ही संतुलित समीकरण है, तो आपको केवल इसको लिखना है। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न देखिए, जिंक। अब यहाँ जिंक है, ये Zn है। इसके बाद ये सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र देखिए AgNO3। ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये एक्वस फॉर्म में है, जलीय विलयन है, ये सॉलिड में है। तो क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट, तो ZnNO3 और टेकन ट्वाइस, ये एक्वस जलीय विलयन में रहेगा। और साथ में क्या बनता है, सिल्वर, सिल्वर का सूत्र होता है Ag, ये चांदी होती है। तो इस तरह से समीकरण बनाएंगे। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर Ag में 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, बाकी आप संख्या मिला लेना। मैं संतुलित करने वाले बहुत सारे प्रश्न बता चुका हूँ, केवल आपको परमाणु की संख्या बताना है और आपको हिट एंड ट्रिक वाली मेथड अपनाया, हिट एंड ट्रायल वाली मेथड अपनाना है, ट्रिक लगाना है आपको। अब तीसरा प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के लिए क्या लिखेंगे, Al, संतुलित बाद में करेंगे। फिर यह है कॉपर क्लोराइड, इसको लिखेंगे CuCl2। तो यहाँ से क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये होता है AlCl3। और साथ में क्या बनता है, कॉपर, तो कॉपर का क्या हो गया, Cu। अवस्था इसमें लिखी हुई है, आप अब चाहें तो लिख सकते हैं और या नहीं भी लिख सकते हैं। इसको संतुलित करने के लिए इसके साथ हम 2 लगाएंगे, इसके साथ हम 3 लगाएंगे, तो यहाँ भी 2 लगेगा और यहाँ भी 3 लगेगा। संतुलित आप मिला के खुद से करिएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं, बेरियम क्लोराइड का है। तो बेरियम क्लोराइड को क्या लिखा जाता है, BaCl2। फिर यह है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट को क्या लिखते हैं, K2SO4। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये K2SO4 लिख दिए। तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट, तो ये बेरियम सल्फेट BaSO4 हो गया। फिर पोटेशियम क्लोराइड, तो ये पोटेशियम क्लोराइड है, यहाँ 2 लगा देंगे तो ये पूरा संतुलित हो जाएगा। मतलब ये शब्द समीकरण है, तो शब्द समीकरण को आपको प्रतीक समीकरण में बदलना है। तो इस तरह का प्रश्न आ जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। चलिए इसी का हम 8वां प्रश्न देख लेते हैं। तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताना इसमें कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए है पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका सूत्र होता है KBr। फिर है बेरियम आयोडाइड, ये लिखा है इसकी अवस्था, तो ये अवस्था लिख देंगे, जैसे AQ लिखा है तो इसमें AQ लिख देंगे, यहाँ AQ लिखा है तो इसमें बेरियम आयोडाइड का BaI2 है। इसके बाद यहाँ पर ये बनता क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, तो ये हुआ 2KAI और एक्वस हो गया, ये एक्वस लिखा है। फिर बेरियम ब्रोमाइड, तो ये बेरियम ब्रोमाइड इस तरह से लिखेंगे, ये सॉलिड है तो सॉलिड लिख दिए। और साथ में ये लिखा है, हाँ इतना ही लिखा है, तो इस तरह से ये लिखेंगे और इसको संतुलित करेंगे तो ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। अब यहाँ पर हमको ये बताना है कि अभिक्रिया का प्रकार क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि इस अभिक्रिया में ये जो पोटेशियम है और बेरियम है आपस में बदल जाते हैं, माने आयोडीन के साथ पोटेशियम जुड़ गया और ब्रोमीन के साथ ये जो है बेरियम जुड़ गया, तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो गया दोनों में। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया का प्रकार क्या कहलाया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, जिंक कार्बोनेट सॉलिड है, ये जिंक कार्बोनेट ZnCO3 और S लिख देंगे। अब यहाँ पर ये तीर लगा है, इसके बाद जिंक ऑक्साइड बनता है ZnO, ये सॉलिड हो गया। इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2, ये है गैस अवस्था में, ये लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ये संतुलित पहले से है, आप संख्या ज़रूर मिला लें क्योंकि हमेशा संतुलित समीकरण भी लिखे जाते हैं। और आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जिंक एकल उत्पाद था, ये टूट करके 2 उत्पादों में बदल गया, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया, या दूसरा नाम इसी का अपघटन अभिक्रिया है, ये इसका प्रकार हो जाएगा।
तीसरे वाले में देखिए यह हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस को हम H2 लिख दिए हैं और G लिखा है G। फिर क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन गैस को Cl2 गैस लिखा है। हाइड्रोजन क्लोराइड है तो ये HCl हो गया। अब इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 लग जाएगा, इस तरह से हो गया। तो यहाँ 2 अभिकारक हैं, ये मिलकर के एक ही उत्पाद, एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इस तरह से अभिक्रिया है। आगे वाला हम प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ तो आपको अलग से अच्छा से दिखेगा। ये देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लिए हम क्या लिखेंगे? Mg। मैग्नीशियम के लिए क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हम Mg लिख दिए हैं। मैग्नीशियम के लिए सॉलिड है तो सॉलिड लिख दिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या होता है? HCl। ये भी एक्वस लिखा है तो एक्वस लिख दिए। अब यहाँ पर क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2। इसमें एक्वस लिखा, AQ लिखा है तो AQ लिख देना है। हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ H2 है, ये गैस लिख दिए। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ केवल 2 लगाएंगे। इस तरह से ये संतुलित समीकरण बन जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये एक तरह से Mg जो है H को विस्थापित करके खुद जुड़ गया, माने अधिक क्रियाशील जो यौगिक होता है कम क्रियाशील को हटा के स्वयं जुड़ जाता है। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को करना है। चलिए 10वीं विज्ञान का ये पहला चैप्टर है और अभ्यास में जो प्रश्न दिए हैं उसको हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 9वां प्रश्न देखते हैं। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। तो पूरी किताब तो आप पढ़ चुके हैं और उसमें आपको ये समझना है ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माशोषी मतलब बाहर के वातावरण से ऊष्मा ली जाती है। बस इसी को मिला करके आपको इसका जवाब देना है, साथ में एक उदाहरण देना है। तो देखिए यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कोई रासायनिक क्रिया हो रही हो और रासायनिक क्रिया के साथ उत्पाद तो बनते ही हैं, साथ में ऊष्मा भी निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए मेथेन गैस है, CH4 है, जब इसका दहन होता है ऑक्सीजन के साथ तो ये CO2 गैस H2O गैस अवस्था में भाप में पानी निकलता है, साथ में ऊर्जा निकलती है, या ऊर्जा को हम यहाँ पर क्या लिख दें? ऊष्मा निकलती है। तो ये एक तरह की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके पहले आप ये भी पढ़े हैं कैल्शियम ऑक्साइड है, जब हम इसकी जल से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो इसमें भी ऊष्मा क्या होती है? निकलती है। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कोई भी अपनी मर्जी से जो आपको याद हो उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद ये ऊष्माशोषी की बात करते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उत्पाद तो बनते हैं, साथ में आसपास के वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, जब ये क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं तो बाहर के वातावरण को ठंडा कर देते हैं, क्योंकि बाहर के वातावरण से ऊष्मा ये लेते हैं। तो यहाँ पर ऊष्मा ये कह दें प्लस इसमें ऊष्मा बाहर से लेते हैं तब ये अभिक्रिया करते हैं, या यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ऊष्मा, नहीं भी लिखना है तो ज़रूरी नहीं है। इस तरह से यहाँ पर ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। परीक्षा में अलग से भी आ जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों पूछे। आपसे ऊष्माक्षेपी भर पूछ दे तो ऊष्माक्षेपी भर का लिखना है, ऊष्माशोषी का पूछ दे तो ऊष्माशोषी का लिखना है। अब यहाँ पर हम 10वां प्रश्न देख लेते हैं और इसको समझते हैं। ये 10वां प्रश्न क्या है? कुछ इसी से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर देखिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए, ये आपको बताना है। जो हम सांस लेते हैं ये श्वसन है, और ये श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी क्यों कहा जाता है? तो यहाँ देखिए, श्वसन एक मंद दहन होता है, मतलब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप और बड़ा कर सकते हो कि जो हमारे कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर ये
कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। जब हम पाचन होता है हमारे शरीर में तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारी कोशिकाओं में इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, माने इसका दहन होता है, तो ये 6CO2 और प्लस 6H2O और साथ में क्या बनती है, ऊष्मा बनती है। इसलिए हमारा शरीर गर्म रहता है। जिंदा आदमी का शरीर गर्म होता है क्योंकि अभिक्रिया होती है, मैं बात कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, सब कुछ काम कर रहा हूँ, इसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट जलता कैसे है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है कोशिकाओं में, कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट से क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा का निर्माण करती है। इसलिए श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इसमें आपको रासायनिक समीकरण भी लिख देना है, बता देना है, और अपने शब्दों में लिखिए कि जब ये कोशिकाओं में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट और श्वसन से मिली ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा का निर्माण करते हैं। इसलिए श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 10वीं विज्ञान चैप्टर 1 है और ये है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस पाठ के अंत में एनसीईआरटी बुक में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 क्या है, और ये अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इसलिए ध्यान से देखना है। प्रश्न 1, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए पहले अभिक्रिया को देखते हैं। ये है 2PbO, ये लेड ऑक्साइड है, साथ में ये कार्बन है, और जब ये रिएक्शन करता है तो Pb अलग हो जाता है, लेड अलग हो जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है गर्म करने पर। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसका सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपचयित हो रही है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ तो सबसे पहले आप ये समझो कि अपचयित और उपचयित का मतलब क्या है। उपचयित का मतलब होता है यदि ऑक्सीजन जुड़ जाए, और अपचयित का मतलब होता है यदि ऑक्सीजन हट जाए। तो आपको यही समझना है कि किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और किस में हट रहा है। तो आप ये देखिए, यदि मैं लेड की बात करूं तो इससे ऑक्सीजन हट गया, इसमें ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, और जब ऑक्सीजन हट जाए तो क्या होता है, अपचयित। तो आप इसमें ढूंढो कि सीसा का क्या हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, तो एक वाला ये ऑप्शन सही है। दूसरा और देखते हैं, इसमें ये जो कार्बन है इसमें ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन रिएक्शन के बाद इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया, और जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये उपचयित हो जाता है। तो कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर अब जो ऑप्शन दिए हैं उसको देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। तो अभी हम देखें, ए सीसा अपचयित हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन हट रहा है, और यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। मतलब ए और बी वाला सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, आप सोचिए कि इसमें क्या होना चाहिए, ए एवं बी, ए और सी, ए बी ए सी और सभी होना चाहिए। तो आपके ये बुक का क्वेश्चन है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ए एवं बी। इस तरह से आप इसको आंसर दे सकते हैं। चलिए अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं। ये हमारे पास दूसरा प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी समझते हैं। ये विकल्प वाले प्रश्न एक एक नंबर में एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, +2Al एल्युमिनियम है, और ये Al2O3 एल्युमिना बन गया या एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, और ये Fe हो गया। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पर देखिए कि ये संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। तो इसमें क्या हो गया है, ऑक्सीजन के साथ एल्युमिनियम जुड़ गया है
और ये आयरन अलग हो गया। इस तरह से ये एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। आयनों का आदान प्रदान हो गया है, तो केवल एक आयन का हुआ है, माने इसमें ये जो अधिक क्रियाशील धातु है इससे क्रिया करके इसको अलग कर दिया है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको समझना है, यहाँ एक ही बार विस्थापन हुआ है तो द्विविस्थापन नहीं होगा, आपको ये भी देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा वाला जो प्रश्न है ये भी विकल्प वाला प्रश्न है, इसको पढ़ के देखते हैं। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर लोहा चूर्ण क्या कहलाया? Fe कहला गया, और ये हम HCl से जब क्रिया करते हैं तो ये बन जाता है FeCl2 और साथ में H2 गैस निकल जाती है 3FeCl, तो फेरिक क्लोराइड बनता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या क्या बना? हाइड्रोजन गैस बन गई और साथ में क्या बन गया? ये आयरन क्लोराइड बन गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। और आप जानते हैं कि जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो अम्ल से क्रिया करने के बाद वो अपना धातु ऑक्साइड या धातु क्लोराइड बनाती हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। इस तरह से अभिक्रिया होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। ये हाइड्रोजन गैस बन गया, आयरन क्लोराइड बन गया, इस तरह से बनता है। तो इसको आप रिएक्शन लिख करके देखेंगे और ये जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि कितनी तैयारी हमको करना है। जब तक न बने तब तक आप इसको करते रहें। चलिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न को समझिए, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? फिर है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो 2 प्रश्न को इकट्ठा किया गया है। परीक्षा में ये अलग अलग भी आ सकते हैं, इकट्ठा भी आ सकते हैं। जैसे अकेला पूछ दिया कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इतने भर पूछ दिया। यह पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या दोनों को मिला के। तो आपको इसका उत्तर कितना लिखना होगा उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का। तो संतुलित का मतलब तो होता है बराबर करना। यदि आप बाज़ार में जाते हैं, किसी चीज़ मान लीजिए सब्जी लेने ही जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, तो एक साइड वो वाट रखता है, जैसे 1 किलो या 2 किलोग्राम का वाट रख दिया, एक साइड सामान रखता है और उसको वो बीच में देखता है कि ये बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये संतुलित हो गया। बस रासायनिक समीकरण भी इसी तरह से है। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप जान चुके हैं जो क्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जो क्रिया से बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो जितने भी परमाणु तत्व जो हैं अभिकारक में भाग ले रहे होंगे उतने ही उत्पाद में होना चाहिए। उनकी संख्या यदि बराबर होती है, अभिकारक में तत्वों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तब हम बोलेंगे कि समीकरण क्या है? संतुलित कहलाता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, तो इसके लिए हम देखते हैं यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से इसको हम द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं।
तो यदि नष्ट नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता, मतलब जितने अभिकारक भाग ले रहे होंगे उतने ही उत्पाद में भी रहेंगे। तो जितने अभिकारक में परमाणु होंगे, परमाणु की संख्या होगी, उतने ही उत्पाद में परमाणु की संख्या होगी। तो यदि एक नंबर में ही सिंपल सा पूछ दिया जाए, एक वाक्य में ही पूछ दिया जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन के लिए। तो चलिए देखते हैं, कक्षा 10वीं का विज्ञान है और चैप्टर 1 है। इसमें अभ्यास प्रश्न दिए हैं। जब लास्ट में जो प्रश्न दिए रहते हैं तो बाकी प्रश्नों के हम वीडियो बना चुके हैं। यहाँ पर 11वां प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। और ये परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं, इसलिए आपको बड़े ध्यान से देखना है। प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। आप जानते हैं वियोजन का मतलब होता है कि एक अभिकारक हो तो वो अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद भी बन जाता है। इसी का उल्टा क्या होता है? संयोजन होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक हो तो एकल उत्पाद देता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। चलिए इसको लिखेंगे कैसे। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकर्मक संयुक्त होकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। इसलिए दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। केवल परिभाषा लिख करके समझाना है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दे देना है। जैसे एक वियोजन की अभिक्रिया है तो ये है जिंक कार्बोनेट ZnCO3। एक कम से कम समीकरण आपको याद ही रखना पड़ेगा, एक वियोजन के लिए, एक संयोजन के लिए। अब ये सॉलिड में है। जब हम इसको गर्म करते हैं, यहाँ डेल्टा का मतलब गर्म करते हैं, तो ये फिर जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ पर एकल अभिकर्मक था और इसके कितने अभिकारक हो गए? दो अभिकारक हो गए। तो यहाँ पर ये वियोजन हो गया, माने टूट गया, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। संयोजन के लिए देख लीजिए, यहाँ मैग्नीशियम है, इसका सॉलिड फॉर्म है, रिबन लेते हैं और इसको ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास अभिकारक कितने थे? दो, और दो अभिकारकों से एकल उत्पाद बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसलिए कौन सी अभिक्रिया कहला गई? संयोजन अभिक्रिया कहला गई। अब हम यहाँ पर इसका 12वां प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझते हैं कि ये 12वां प्रश्न क्या है। इसी से रिलेटेड है, वियोजन और संयोजन से, इसलिए इसी को इसमें देख लेते हैं। चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न 12 है, उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक समीकरण दीजिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। वियोजन अभिक्रिया मतलब किसी अभिकारक को जब तोड़ा जाता है तो जनरली प्रकाश की आवश्यकता होती है, कहीं ऊष्मा की आवश्यकता होती है, कहीं विद्युत की आवश्यकता होती है। तो कहाँ ऊष्मा की आवश्यकता है, कहाँ प्रकाश की आवश्यकता है, कहाँ विद्युत की आवश्यकता है, ये हमको बताना है केवल समीकरण दे करके। तो देखिए यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये हम इसको गर्म कर देते हैं। ऊष्मा देने का मतलब हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये चूना पत्थर का सूत्र होता है। यदि चूना पत्थर को हम गर्म कर देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, इसको हम अनबुझा चूना कहते हैं। और ये साथ में क्या निकलती है? CO2 गैस निकलती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखें, ये वियोजन तो हो रहा है, लेकिन वियोजन किसके कारण हो रहा है? ऊष्मा के कारण, गर्म करने के कारण। तो ये अभिक्रिया हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरी अभिक्रिया है, 2H2O है। ये 2H2O जल है, लिक्विड में है। यदि हम इसका विद्युत अपघटन कर दें, विद्युत प्रवाहित कर दें, तो यहाँ पर हम देख रहे थे, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस अलग से मुक्त हो जाती है और साथ में ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। मतलब इसको तोड़ने के लिए, जल के अणुओं को तोड़ने के लिए हमको विद्युत की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ ये एकल अभिकर्मक था और यहाँ पर दो उत्पाद बन गए। ये भी कौन सी अभिक्रिया कहला गई? वियोजन अभिक्रिया, जिसमें विद्युत की जरूरत पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, ये है 2AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये
सॉलिड स्टेट में है होता है। अब यदि इसमें सूर्य का प्रकाश दे दिया जाए, इसको क्या मिल जाए, सूर्य का प्रकाश, तो ये भी विघटित हो जाता है, टूट जाता है, इसमें सिल्वर अलग हो जाता है और साथ में क्लोरीन भी अलग हो जाता है गैस। इस तरह से इसको तोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम तीनों तरह की वियोजन अभिक्रिया देखें कि वियोजन अभिक्रिया में कभी ऊष्मा की, कभी प्रकाश की, कभी विद्युत की आवश्यकता होती है। ये तीनों अभिक्रियाएं ऐसी बताती हैं जो वियोजन अभिक्रिया में कहीं ऊष्मा, कहीं विद्युत और कहीं सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता को बताती हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर 10वीं विज्ञान है, चैप्टर 1 है, अभ्यास प्रश्न हम देख रहे हैं। तो इसके पिछले प्रश्नों के वीडियो बन चुके हैं, उनको आप जरूर देखें। और ये प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं। तो यहाँ 13वां प्रश्न है, इस प्रश्न को समझते हैं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो अंतर के लिए दोनों की परिभाषा लिख सकते हैं और एक एक समीकरण लिख दीजिए, अंतर आ जाएगा। तो चलिए विस्थापन अभिक्रिया तो समझते हैं कि जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है, तत्व होता है, वो कम क्रियाशील पदार्थ के यौगिक से अलग हो जाता है और उसको खुद जुड़ जाता है। यहाँ पर देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से या यौगिक से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो ये क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो है दूसरे क्रियाशील को उसके यौगिक से हटा देता है। यहाँ पर उदाहरण पर देख लीजिए पहले विस्थापन का। ये जैसे लोहा है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। जब इसके साथ लोहा मिलाया जाता है तो यहाँ पर जो आयरन होता है, लोहा होता है, अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर को अलग कर दिया, इसको हटा दिया और खुद इसके सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पर देखिए अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा करके स्वयं जुड़ जाती है। तो इस तरह से जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको अपने भाषा में लिखना है, लेकिन आपको रासायनिक समीकरण याद करना पड़ेगा अच्छे से, इसलिए इसको एक दो बार आप लिख करके देखें। अब देख लीजिए द्विविस्थापन में क्या है। जबकि द्विविस्थापन में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारक जो है उनके आयन आपस में बदल जाते हैं, स्थान बदल जाता है, तो हम उसको द्विविस्थापन कहते हैं। उदाहरण देखें तब आपको समझ में आएगा। ये है सोडियम सल्फेट का विलयन, ये है बेरियम क्लोराइड का विलयन। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो बेरियम जो है सल्फेट के साथ और ये जो क्लोरीन है ये सोडियम के साथ जुड़ जाता है। मतलब सोडियम और बेरियम के बीच में आदान प्रदान हो जाता है आयन का। तो यहाँ पर देखिए ये सोडियम जो है क्लोरीन के साथ जुड़ गया, माने बेरियम की जगह पर आ गया, और बेरियम किसकी जगह पर चला गया, सोडियम की जगह पर चला गया, ये बेरियम सल्फेट बन गया। इस तरह से जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका आगे का प्रश्न हम देख लेते हैं, 14वां नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को समझते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है। तो सबसे पहले सिल्वर के शोधन में, सिल्वर माने चांदी है, जब चांदी की सफाई की जाती है तो उसको शोधन कहते हैं, में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो चलिए यहाँ भी एक तरह की ये विस्थापन अभिक्रिया है, इसको समझते हैं। ये AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है। अब सिल्वर नाइट्रेट का हम किससे अभिक्रिया करा देते हैं, कॉपर से। तो कॉपर जो होता है सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, तो ये नाइट्रेट के साथ कॉपर जुड़ जाएगा, तो ये कॉपर नाइट्रेट बन गया और ये सिल्वर, शुद्ध सिल्वर अलग हो गया। यहाँ पर ये शुद्ध नहीं है, नाइट्रेट के साथ इसका यौगिक, हमको शुद्ध सिल्वर चाहिए तो हम कॉपर से अभिक्रिया करा देते हैं। कॉपर से अभिक्रिया करा देते हैं तो हमको शुद्ध चांदी मिल जाती है, शुद्ध सिल्वर मिल जाता है। ये भी यहाँ पर जो है विस्थापित कर दिया, माने अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील को हटा दिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसको विस्थापन अभिक्रिया में भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये 15वां नंबर का प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। ये सभी अभिक्रियाएं परीक्षा में आती हैं, सभी अभिक्रियाओं को आप अच्छे से नोट कर लिए। मैंने पूरा जो है नोट्स तैयार करवाया है और आप इसी तरह के नोट्स पाने के लिए एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें लाइव क्लास नोट्स और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले अवक्षेपण की बात करते हैं। अवक्षेपण होता क्या है? जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करते हैं, दो अभिकारक हों और विलयन अवस्था में हो और आपस में क्रिया करते हो तो अविलेय, उसका विलेय का मतलब है अघुलनशील ठोस उत्पाद बनाता है। तो इस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। सीधा सीधा है, दो अभिकारक हैं, विलयन अवस्था में हैं, वो आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसमें अवक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अवक्षेप का मतलब ठोस के कण बन जाते हैं, अविलेय कण बन जाते हैं, तो इस क्रिया को हम अवक्षेपण कहते हैं। सीधा सीधा अवक्षेप का बनना ही क्या कहलाता है? अवक्षेपण कहलाता है। अब इसका हम उदाहरण थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसा ऐसी अभिक्रिया कौन सी है जिसमें ये अवक्षेप बनता है। तो चलिए यहाँ पर उदाहरण है, इसके अलावा भी आप कोई दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही उदाहरण लिखे। तो यहाँ पर देखिए, अभी जो आपने AgNO3 को देखा था तो ये है AgNO3 माने सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या कहलाया? ये एक्वस है माने विलयन अवस्था में है। और यहाँ पर NaCl है, ये भी विलयन है। दोनों विलयनों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है? AgCl, और ये सॉलिड बनता है माने इसका हमको क्या मिल गया? अवक्षेप मिल गया। और यहाँ पर ये जो NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट हमको मिलता है, ये जलीय विलयन में मिलता है। तो इस तरह से ये भी विलयन था, ये भी विलयन था। जब हम दो विलयन को आपस में मिला रहे हैं तो हमको एक ऐसा पदार्थ मिल जाता है जो ठोस अवस्था में, ठोस कणों में हो जाता है, माने वो अवक्षेप में बन जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सारा चीज आपको याद करना है। तो चलिए, यहाँ 10वीं विज्ञान है और अध्याय क्या है? 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके अभ्यास के प्रश्न है। तो यहाँ पर अभ्यास का ये 16वां प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या है? ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो हमको बताना है उपचयन और ये क्या बताना है? अपचयन। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। जब मैं यहाँ पर इसके पिछले वीडियो में ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो वहाँ समझाया था केवल एक शब्द का इसमें अंतर है। इसमें क्या लिखा है? उ, और इसमें क्या लिखा है? आ। तो उपचयन का मतलब यही है कि ऑक्सीजन जब जुड़ जाए तो उपचयन कहलाएगा और ऑक्सीजन हट जाए तो क्या कहलाएगा? अपचयन। अब यहां पर देखिए इसका उत्तर है, कैसे लिखेंगे? जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस पदार्थ का उपचयन होता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन संयोग हो जाए, जुड़ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया? उपचयन। अर्थात अब इसके आगे ये लिखना हो तो ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है, समझाने के लिए यहाँ लिखा है किसी पदार्थ या तत्व या यौगिक एवं ऑक्सीजन के योग की अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन। तो सीधा सीधा आपको समझना है, अपने शब्दों में लिखना, एक दिमाग में बैठा लेना है कि ऑक्सीजन किसी तत्व या यौगिक के साथ जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिंपल सा छोटा छोटा उदाहरण लिखा है, ये कार्बन है, कोयला समझ सकते हो, और ये ऑक्सीजन है। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं माने आपस में दहन होता है, जलते हैं, तो क्या बना? ये कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया ना, ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए ये क्या कहलाया? अपचयन की उपचयन? उपचयन। ऑक्सीकरण भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन के साथ इसका दहन कराते हैं, जलाते हैं, तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर इसको संतुलित भी कर देते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ये भी कौन सी अभिक्रिया कहला गई? उपचयन। कंफ्यूजन में मत रहना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाया? उपचयन कहला गया।
इस तरह से ऑक्सीजन के आधार पर हमको इसमें बताना था। अब इसका दूसरा भाग हम देखते हैं, और ये प्रश्न कौन सा है, अपचयन का। तो ऑक्सीजन यदि किसी यौगिक से हट जाए, किसी तत्व से हट जाए, तो वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया ये? ठीक है। तो यदि आपसे उपचयन बनता है तो अपचयन अपने आप बन जाएगा, उसी का उल्टा होता है। जैसे जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब कमी होती है या हटती है, तो पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है। यह O2 ह्रास की अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। तो अपने शब्दों में लिखो, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखो। आपको ये समझना है कि जब किसी यौगिक से या तत्व से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन हटता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ पर उदाहरण देख सकते हो, जैसे ये ZNO है, जिंक ऑक्साइड है, और हम रिएक्शन किससे कर रहे हैं, कार्बन से। इसके साथ जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ जिंक अलग हो गया, लेकिन कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या कहलाया, उपचयन। लेकिन जिंक से साथ ऑक्सीजन हट गया तो ये क्या कहलाया, अपचयन। इसमें दोनों अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपको बताना भी पड़ेगा कि जिंक का क्या हुआ, यहाँ पर अपचयन हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है। जब क्रिया करता है तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो कॉपर का क्या हो गया, अपचयन। जिससे ऑक्सीजन हट जाए वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती। इस तरह से हो जाता है। ठीक है। तो ये वाला प्रश्न समझ में आ गया। अब दिमाग में सिंपल सा बना लो, उपचयन माने ऑक्सीजन का जुड़ना, और यहाँ पर अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन हट जाना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। इसको समझते हैं, और यही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ें रटने लायक है। 50% चीज़ें रटने लायक हैं। रटने लायक का मतलब ये है कि जो रिएक्शन होते हैं, समीकरण होते हैं, उनको लिख लिख के आप देखेंगे तब आपसे बनेगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। शुरू में किस रंग का है, वो ब्राउन कलर का। ठीक है। और गर्म करने पर वह क्या हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X को उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो ये तत्व कौन सा है X वाला, ये होता है कॉपर। और जो काले रंग का यौगिक है वो है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। तो जब कॉपर को हम गर्म करते हैं तो कॉपर की और ऑक्सीजन की आपस में क्या हो जाती है, क्रिया। तो ये क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। इस तरह से ये अभिक्रिया कहला गई। अभिक्रिया चाहे तो अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर X का मान क्या कहलाया, ये, और जो काले रंग का यौगिक है ये कहला गया। ठीक। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं। ये प्रश्न है 18वां प्रश्न, देख लेते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, है ना, उसके ऊपर पॉलिश चढ़ाई जाती है, पेंट की जाती है, ऐसा क्यों करते हैं। तो आप संक्षारण की चीज को बता सकते हो। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, और संक्षारण समझते हैं कि जब कोई यौगिक या कोई धातु है, तो जब वो नमी के संपर्क में आए, वायु के संपर्क में आए, अम्ल के संपर्क में आए, तो वह ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, और उसका क्षरण होने लगता है। धीरे धीरे वो समाप्त होने लगती है, नष्ट होने लगती है। इसी को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण से बचाने के लिए लोहे के ऊपर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ताकि वो नमी और वायु के संपर्क में न आए। क्योंकि नमी और वायु मिलने पर लोहे में क्या हो जाता है, जंग लगती है। तो जंग से बचाने के लिए अपने शब्दों में लिख सकते हो, पेंट कराना है तो सीधे लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट कर देते हैं। तो नमी का और साथ में वायु का संपर्क नहीं होता है। ठीक है। इस तरह से इन सवालों को हमको करना है। तो 10वीं विज्ञान है, चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 19 है, इस प्रश्न को देखते हैं।
और मैं एक एक करके सारे टॉपिक को एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक एक प्रश्न को बता चुका हूं। आपको केवल प्रैक्टिस करना है और इसी तरह से वीडियो में जुड़े रहना है। देखिए, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? जिसमें तेल होता है, जैसे मान लीजिए आपने चिप्स तला है या कुरकुरे को तला है ना, या आलू को अलग से तल के उसका फिंगर चिप्स बना लिए हैं, या कह सकते हैं सलोनी है, ये सारी चीजों या नमकीन है, इनमें क्या होता है? तेल और क्या होता है? वसा। लेकिन इनको लंबे समय तक रखने के लिए हम इसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं। तो क्यों डालते हैं, उसका कारण क्या है? तो देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु और ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर के अपना स्वाद बदल देती है, गंध बदल देती है। इसे विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधी का मतलब बेकार गंध वाले हो जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते हैं। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। मतलब आप देखो, ये यदि हम पैकेट लिए हैं चिप्स का, तो चिप्स का पैकेट तो 4 इसमें चिप्स रहेंगे, लेकिन ये फूला रहता है, डब्बे जैसे फूला रहता है। क्यों फूला रहता है? क्योंकि इसके अंदर हम क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। और नाइट्रोजन गैस भरने पर इसकी सक्रियता कम हो जाती है, उपचयन कम हो जाता है, तो वो लंबे समय तक बचा रहता है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। और ये अंतिम क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन। ये परीक्षा में अक्सर आता रहता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। और ये अलग अलग ही पूछ देता है, कभी पूछ दिया संक्षारण क्या है, कभी पूछ दिया विकृत गंधिता क्या है, कभी दोनों को पूछ दिया। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। हमको बताना है संक्षारण क्या है, और दूसरा हमको बताना है विकृत गंधिता क्या है, और इनका हमको उदाहरण देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं संक्षारण। लोग संक्षारण का मतलब लोहे का जंग लगना ही समझते हैं, लेकिन लोहे भर में नहीं, है सभी धातुओं के लिए समझना है जो सक्रिय धातुएं होती हैं। तो जब धातुएं, जैसे लोहा है, लोहे से बने पदार्थ हैं, तांबा है, जिंक है, और बहुत सारी धातुएं हैं, अपने आस पास अम्ल, आर्द्रता, है ना, और साथ में यहां पर लिख दे सकते हैं वायु आदि के संपर्क में आती हैं, तब ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। याद हो गया क्या? जब धातुएं किसके किसके संपर्क में आए? अम्ल के संपर्क में, या आर्द्रता के संपर्क में, या फिर वायु के संपर्क में जब आती हैं, इनके साथ या तीनों के संपर्क में आती हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होने लगती हैं? नष्ट होने लगती हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है। अब यहां पर ये तो उदाहरण हो गया। इसके बाद हम विकृत गंधिता की बात करते हैं, तो उसको समझ लेते हैं विकृत गंधिता क्या कहलाती है। तो इसके नाम में ही है, विकृत का मतलब होता है बेकार, बेकार गंध वाला। तो यहां पर सीधा सीधा विकृत गंधिता क्या कहलाएगी? तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ, और मैं बता चुका हूं जो तली भनी चीजें होती हैं तेल में, जिनको हम लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो कुरकुरे हो, जो पैकेट में बंद होकर के तेल से तली हुई सामग्री आती है, तो वो उपचयित होकर के अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं। माने स्वाद उनका बेकार हो जाता है, गंध भी उनकी बेकार हो जाते हैं। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। ये कौन सी घटना कहला गई? विकृत गंधिता। उदाहरण, तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ, जैसे नमकीन है, चिप्स है, तो ये तो उदाहरण हो गए। लेकिन यदि हम इसको लंबे समय तक ऐसे रख देंगे, तो उनमें स्वाद और उसका गंध कैसा हो जाता है? अप्रिय हो जाता है, माने जो हमारे खाने लायक ना हो, ऐसा बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 20 प्रश्न को एक बार आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, इसको समझ लेना है, और अपने शब्दों में आंसर लिखने का प्रयास करना, तभी तो समझने का मतलब है। और आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें, तो आपको 10वीं का विज्ञान, 10वीं का गणित, 10वीं का अंग्रेजी, इसके नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लास मिल जाएगी, और क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।